आज आप सुनेंगे डायन का अगला भाग। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं सुने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। इंस्पेक्टर काले खां के साथ जो हुआ वो उससे पहले शायद ही किसी के साथ हुआ हो। अगर ये कहा जाए तो जरा भी गलत न होगा कि उसके जहन के धुर्रे उड़े हुए थे। बहुत दिमाग घुमाने के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। हुआ ये था, नींद खुलने पर उसने खुद को बहुत ही नरम और गद्देदार बिस्तर पर पाया। कमरे में हल्का उजाला था और बाहर से पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। जाहिर था कि सवेरा हो चुका था। अभी दिमाग ने ठीक से काम करना शुरू भी नहीं किया था कि कानों में चूड़ियों की खनखनाहट पड़ी। पीछे से एक कलाई उसके कंधे से होती हुई गर्दन से आ लिपटी थी। चूड़ियों से भरी बहुत ही गोरी और गोल कलाई थी वो। फिर कलाई ने उसे जबरदस्ती अपने जिस्म से सटाया और एक उनीदा सा नारी स्वर कानों में टकराया। आज कैसी नींद सोए हो डार्लिंग। मैं सारी रात जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन तुम टस से मस भी न हुए। यूं ही करवट लिए सोए हुए हो। काले खां के लिए ये आवाज, ये कलाई अजनबी थी। उसने अपनी पीठ पर किसी नारी के जिस्म के अगले हिस्से को लिपटा महसूस किया था और फिर ये भी महसूस किया कि किसी ने अपने दांतों से बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उसके कान की लौ को जीभ से कुरेदा है। उसने पट से आंखें खोल दी। चौंका, कारण वो अपने बेडरूम में नहीं था। उसका बेडरूम इतना शानदार कहाँ। उसके बेडरूम की खिड़की से तो झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं, जबकि इस वक्त उसकी आंखों के सामने जो खिड़की थी उसके पार एक हरा भरा लॉन नजर आ रहा था। डालियों पर खिले हुए ओस से नहाए रंग बिरंगे ताजे फूल नजर आ रहे थे। वो इस तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे किसी ने अचानक जिस्म में करंट दौड़ा दिया हो। कमरे के फर्श पर खड़ा वो हैरत से आंखें फाड़े चारों तरफ देख रहा था। वहां मौजूद एक भी चीज उसकी जानी पहचानी नहीं थी। उसके उछलकर खड़े होने ने उस नारी को चौंक कर आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया, जो पल भर पहले तक बिस्तर छोड़ने के जरा भी मूड में न थी। और अब वो वहीं लेटी आश्चर्य से काले खां के चेहरे पर मौजूद हैरत के भावों को देख रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ आनंद? उसकी तरफ देखते काले खां के मुंह से आवाज निकली, कौन आनंद? और अपनी आवाज सुनकर उसका आश्चर्य सभी सीमाएं लांघ गया, क्योंकि खुद उसकी आवाज भी उसके लिए अजनबी थी। अपने मुंह से निकलने वाली वैसी आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो उलझन में उलझा था कि नारी की आंखें सिकुड़ी। मुंह से निकला, मतलब कौन हो तुम? ये सवाल करते वक्त काले खां ने एक बार फिर अपने मुंह से निकलने वाली अजनबी आवाज सुनी थी। और ये कौन सी जगह है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं डार्लिंग, आराधना, और इस वक्त हम अपने बेडरूम में हैं। क्या बक रही हो? तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? आश्चर्य की ज्यादती के कारण काले खां का बुरा हाल था। वैसे ही जैसे सब पत्नियां अपने पति की पत्नी होती हैं। बाकायदा 7 फेरे लिए हैं हमने। ये देखो, मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र है। म, मंगलसूत्र? मगर मैं तो मुसलमान हूं। हमारे यहाँ 7 फेरे नहीं लिए जाते। और तुमने मुझे आनंद क्यों कहा? और क्या कहूं? काले खां, वो अपने मुंह से निकलने वाली अजनबी आवाज का रहस्य नहीं समझ पा रहा था। मेरा नाम काले खां है। अब आराधना बिस्तर छोड़ने पर मजबूर हो गई। लगातार काले खां की तरफ देख रही वो अपने नाइट गाउन की डोरी बांधती हुई बोली, मैंने क्या किया है आनंद? अगर कोई गलती की है तो वो मेरे पेरेंट्स और भाइयों ने की है। तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। काले खां को जब यही मालूम नहीं था कि वो कौन है, तो भला वह उसकी बातें कैसे समझ सकता था। वो हैरान ही नहीं बल्कि भौचक्का भी था। समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लगा शायद उसे किसी साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी विचार के तहत अचानक झपटा और फिर अगले ही पल उसके दोनों हाथ आराधना की गर्दन पर जमे हुए थे। मुंह से निकली थी अजीब सी गुर्राहट, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ कौन और क्यों लाया? तुम क्यों मुझे आनंद कह के बुला रही हो?
क्यों जबरदस्ती मेरी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो? और तुमने मेरी आवाज कैसे बदल दी? अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये 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 क्या कर रहे हो आनंद? ये क्या पागलपन है? कहने की कोशिश करती आराधना के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। ऐसी चीख जो उस बंगले की सभी दीवारों को झंझनाती चली गई थी। और फिर उसके हलक से घेंगे की आवाजें निकलने लगी, क्योंकि गर्दन पर काले खां के हाथों की पकड़ मजबूत होती चली जा रही थी। चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो छटपटाने लगी, जबकि काले खां के जबड़े भिजे हुए थे। जाने कैसा जुनून सवार हो गया था उस पर। और फिर उसी अवस्था में उसकी नजर कमरे में मौजूद बहुत ही शानदार ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी। आईने में फड़फड़ाती आराधना की पीठ नजर आ रही थी, और नजर आ रहा था उसकी गर्दन दबोचे हुए एक युवक। वो युवक जिसे वो बिल्कुल नहीं पहचानता था। मगर यहाँ तो वो खुद आराधना की गर्दन दबोचे हुए है। फिर आईने में ऐसा करता कोई और कैसे दिखाई दे रहा है? उसने हैरत से आंखें फाड़कर आईने में देखा तो आईने में नजर आ रहा युवक भी ठीक उसी तरह आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। या खुदा, ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या देख रहा हूं? इन्हीं सवालों में उलझ जाने के कारण आराधना की गर्दन पर उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। आराधना के मुंह से निकली चीख पहले ही बंगले में हंगामा बरपा चुकी थी। कई लोगों के भागते कदमों की आवाज उभरी थी, और फिर कमरे के दरवाजे को तोड़ डालने के से अंदाज में पीटा जाने लगा था। मगर काले खां के कानों तक मानो उनमें से कोई भी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। आराधना की गर्दन को छोड़कर हैरत की ज्यादतियों में फंसा वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ लपका था। आईने में मौजूद युवक भी उसी तरह लपकता नजर आया। अब उसे एहसास हुआ कि आईने में कोई और नहीं, वो खुद है। साथ ही जहन में विचार उभरा, पर मैं ये कैसे हो सकता हूं? ये मेरी शक्ल नहीं है। क्या हुआ मेरी शक्ल को? ये इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? मैं तो काला हूं, इतना गोरा कैसे हो गया? और उम्र उम्र में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरी उम्र तो 40 साल है, जबकि आईने में नजर आ रहे युवक की उम्र किसी भी तरह 25 से ज्यादा नहीं है। आश्चर्य की पराकाष्ठा से गुजर रहे काले खां के दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गए, और उस क्षण उसने देखा वो हाथ भी उसके नहीं थे। काले खां ने बौखला कर आईने से नजर हटाई और सीधे अपने हाथों की तरफ देखा। हाथ वही थे जो आईने में नजर आ रहे थे, मगर वो हाथ उसके नहीं थे। उसने फिर आईने में देखा। हे खुदा, मेरी शक्ल का क्या हुआ? ये कैसे बदल गई? क्या ये मेकअप है? उसने नाखूनों से गालों को खुरचा। मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई, क्योंकि उसके खुरचने के कारण गालों पर खरोंचें बन गई थीं। वहां खून की लकीरें नजर आने लगीं, जो इस बात का घोतक थीं कि चेहरे पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं है। ये तो ये तो शक्ल भी मेरी नहीं है, वो पागलों की तरह बड़बड़ाया, और फिर तेजी से आराधना की तरफ पलटकर बहुत ही खतरनाक लहजे में बोला, ये सब तुम ही ने किया है। कोई बहुत गहरी साजिश है ये। बताओ, तुमने मेरी शक्ल ही नहीं, पूरा अस्तित्व कैसे बदल दिया? निरंतर उसकी तरफ देख रही आराधना के चेहरे पर अब खौफ के भाव नजर आने लगे थे। चाहकर भी वो मुंह से कोई आवाज न निकाल सकी, जबकि इस बीच काले खां का ध्यान उस दरवाजे की तरफ चला गया, जिसे बाहर की तरफ से निरंतर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही गुस्से में डूबी कई आवाजें बार बार आराधना को उसका नाम लेकर पुकार रही थीं। इसका मतलब तू अकेली नहीं है, और भी साथी हैं तेरे। तुम सबने मिलकर मेरा अस्तित्व बदलने की साजिश रची है, मगर मैं ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। कहने के साथ जब खूंखार अंदाज में आराधना की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो आतंक की ज्यादती के कारण आराधना का मुकम्मल जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। पीछे हटती हुई वो कांपते लहजे में कह उठी, मेरी समझ में नहीं आ रहा आनंद कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। समझ क्यों नहीं रहे कि अगर मैंने दरवाजा खोल दिया तो तुम्हें इस हालत में देखकर वो लोग पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तेरी जान की कीमत पर शायद कोई कुछ न कर सके। बड़े ही खूंखार अंदाज में कहने के साथ काले खां का हाथ वहां गया जहां हॉलेस्टर लटका रहता था, मगर वहां कोई हॉलेस्टर नहीं था, बल्कि वर्दी भी नहीं थी जिस्म पर।
इस वक्त उसने मेहरून कलर का बहुत ही कीमती कपड़े का गाउन पहना हुआ था। एक पल के लिए तो अपने पास कोई हथियार न पाकर बौखला ही गया था, लेकिन अगले पल आराधना की तरफ झपटा। इरादा एक बार फिर उसकी गर्दन पर हाथ जमा देने का था, मगर आराधना ने न केवल खुद को बचाया बल्कि लपक कर दरवाजा खोल दिया। आंधी तूफान की तरह दो युवक और एक अधेड़ दंपत्ति कमरे में आए। सबके मुंह से क्या हुआ निकल रहा था। काले खां समझ चुका था कि अगर इस वक्त वो चूका तो गहरे संकट में फंस जाएगा। वो तेजी से झपटा। एक बार फिर उसके हाथ आराधना की गर्दन पर जम गए। गुर्राया, किसी ने भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा। दोनों युवकों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर परम आश्चर्य के भाव थे। हरामजादे! 28 वर्षीय हट्टे कट्टे नौजवान ने कहर बरपा देने वाले अंदाज में कहा था। हमारे हाथों से यही तो बचाए हुए है तुझे, और तू इसी को मार डालने की धमकी दे रहा है। काले खां की समझ में उसकी बात का कोई मतलब नहीं आया। अपने हाथ आराधना की गर्दन पर जमाए उसने कहर भरे स्वर में कहा, मुझे बताओ ये क्या नाटक है? नाटक तो तू कर रहा है कमीने। इस बार दांत भींच कर कहने वाले की उम्र 25-26 के आसपास थी। आज से नहीं, शुरू से नाटक कर रहा है तू। बल्कि तेरी करतूत तो नाटक की जगह साजिश कहा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। तू शुरू से जानता था कि हम सब आराधना से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तूने इसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। हमने इसे ये समझाने की बहुत कोशिश की तू गुंडा है, लफंगा है। तू इससे नहीं बल्कि हमारी दौलत से प्यार करता है, उसी की वजह से इसके पीछे पड़ा है। मगर ये नहीं मानी। हम में से किसी की भी एक नहीं सुनी इसने, और तेरे जादू में फंसी होने के कारण तुझसे शादी करने पर आमादा हो गई। तब हमें मजबूर होकर इसकी शादी तुझसे करनी पड़ी। भन्नाए हुए काले खां ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बक रहे हो। लेकिन हमारी समझ में सब आ रहा है, ये कि तू ये सारा नाटक क्यों कर रहा है। अधेड़ आयु के पुरुष ने कहा, तेरा ये नाटक उसी दिन शुरू हो गया था जब तुझे पता लगा कि आर्थिक रूप से हमारी अंदरूनी पोजीशन वो नहीं है जो बाहर से दिखती है। हम कर्ज में डूबे हैं। ये बंगला, कार, फैक्ट्रियां सब गिरवी पड़ी हैं। तुझे लगा जिस वजह से तूने आराधना से शादी की थी, तेरे हाथ अब वो कुछ भी लगने वाला नहीं है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो तेरे हाथ क्या लगेगा। तभी से तू आराधना से पीछा छुड़ाने के लिए तरह तरह के नाटक करने लगा। और अब ये नाटक कर रहा है जैसे तेरी याददाश्त चली गई है, जैसे तुझे याद ही न हो कि आराधना से तेरी शादी हुई है और हम तेरे कौन हैं। तू हमारे ही घर में रहता है, और अब आराधना से शादी के बाद हम तुझे इस तरह पीछा नहीं छुड़ाने देंगे। इस बार 25 वर्षीय युवक बोला, मेरे 2-4 घूंसों में ही तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। अगर वो सच है जो तुम कह रहे हो तो ये भी सच है कि मैं कोई आनंद वानंद नहीं हूं। मेरा नाम काले खां है और मुझे नहीं मालूम कि मैं शरीर में कैसे आ गया। ऐसा मत कहो बेटा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। अधेड़ औरत नर्म और प्यार भरे लहजे में बोली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। ये बंगला, ये कार, सारी फैक्ट्रियां हमारी हो जाएंगी, उनमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही बुढ़िया? मुझे तुम लोगों के कोठी, बंगले, दौलत से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं मम्मी को गाली देता है हरामजादे। गुस्से में दहाड़ने के साथ 26 वर्षीय युवक उसकी तरफ लपका ही था कि आराधना में जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि काले खां के मजबूत बंधनों से निकलकर उसी की ढाल बनती हुई गुर्राई, तुम आनंद को हाथ भी नहीं लगाओगे सुनील। ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तुझे कितनी बार समझाया आराधना कि अब ये तुम दोनों के बीच का मामला नहीं रहा। तू ये क्यों महसूस नहीं कर रही कि ये तुझसे पीछा छुड़ाने के नए नए बहाने कर रहा है, और इस बार तो हद ही कर दी है। कह रहा है आनंद नहीं काले खां है। अगर तू हमें रोके न रहती तो हालात इतने न बिगड़ते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सामने से हट जा, हम इसकी अकल ठिकाने लगा देंगे। प्लीज प्लीज राजीव भैया, इन्हें कुछ मत कहो, इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। तुम जानते हो मैं आनंद के बगैर नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती हूँ आनंद से। तुम सब जाओ, मैं इन्हें समझा लूंगी। तुमने बहुत कोशिश कर ली, अब तो हम ही समझाएंगे इसे। कहने के साथ सुनील ने आराधना को पकड़कर काले खां के सामने से हटा लिया
और उसका ऐसा करना था कि राजीव का मजबूत घूंसा काले खां के चेहरे पर पड़ा। हलक से चीख निकालता काले खां बेड पर जा गिरा। राजीव पुनः उस पर झपटने वाला था कि अधेड़ औरत उसके और काले खां के बीच आती बोली, नहीं राजीव, ये ठीक नहीं होगा। हम घर के दामाद पर हाथ नहीं उठा सकते, इससे तो मामला और बिगड़। वाक्य अधूरा रह गया। गुस्से में तमतमाए राजीव ने उसे भी एक तरफ धक्का दे दिया था और उठने की कोशिश कर रहे काले खां के जबड़े पर एक और जोरदार घूंसा रसीद किया। इस बार वो फर्श पर जा गिरा। उसके बाद राजीव ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसके जिस्म पर लात घूंसे बरसाता चला गया, जबकि अधेड़ औरत और आराधना ऐसा न करने के लिए चीखती रह गई थीं। अधेड़ पुरुष किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा था, जैसे समझ न पा रहा हो कि इस अवस्था में उसे क्या करना चाहिए। काले खां की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर वो खुद को बेहोश होने से न रोक सका। काले खां को होश आया। दिमाग सक्रिय हुआ तो बेहोश होने से पहले की घटना याद आने लगी। उसे लगा वो लोग उसे आनंद साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि समझ ही आनंद रहे थे। पर कौन आनंद? वो आनंद कैसे हो सकता है? तभी उसे अपने बदले हुए शरीर की याद आई। कैसे हो गया ये चमत्कार? क्या चक्कर है ये? विचार दिमाग में उभरा। मुझे बिना उत्तेजित हुए बगैर इस चक्कर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पलकें कांपी। वो आंखें खोलने ही वाला था कि कानों में राजीव की आवाज पड़ी। मैं फिर कहता हूं पापा, ये याददाश्त गुम होने का केस नहीं है। बेकार ही डॉक्टर अंकल को बुलाया है आपने। ये नाटक कर रहा है। थोड़ी और ठुकाई होगी तो लाइन पर आ जाएगा। काले खां ने अपनी आंखों और पलकों के बीच हल्की सी झिर्री बनाई, इतनी बारीक कि किसी को नजर ना आ सके। उसने देखा राजीव, सुनील, आराधना और उसके माँ बाप के अलावा इस वक्त कमरे में एक और शख्स मौजूद था। उसके जिस्म पर डॉक्टरों जैसा लिबास था। उसी ने कहा, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है राजीव बेटा। इस मसले को शांति से हल करने में ही समझदारी होगी। मैं तुमसे सहमत हूं। ये याददाश्त गुम होने का मामला तो मुझे नहीं लग रहा। तो क्या ये सचमुच नाटक कर रहा है? अधेड़ ने पूछा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब? याददाश्त गुम होने का केस ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस शख्स की याददाश्त गुम हो जाती है वो ये पूछता है कि मैं कौन हूं, ये नहीं बताता कि मैं फला हूं। जबकि तुम्हारा कहना ये है कि ये खुद को काले खां बता रहा है। और नाटक करता हुआ मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नाटक नहीं कर सकता जिसके बारे में पहले से जानता हो कि उसके कथन पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम लोगों ने बताया कि इसने खुद कहा कि ये शक्ल मेरी नहीं है, ये जिस्म मेरा नहीं है। अपने होशो हवास में कोई भी शख्स ये बात नहीं कह सकता क्योंकि जानता होगा कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ऐसा तो आदमी तभी कह सकता है जब वो खुद अपने होशो हवास में ना हो। अधेड़ महिला के चेहरे पर अजीब सा खौफ नजर आने लगा। डरी हुई सी बोली, इसका मतलब तो ये हुआ कि आनंद पर किसी का भूत सवार हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कजारिया मुस्कुराया। ओझा और भूत प्रेत उतारने का दावा करने वाले लोग इस कंडीशन को यही शब्द देते हैं और फिर अपने ऊट पटांग तरीकों से भूत उतारने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। मगर वो सब अंधविश्वास की बातें हैं भाभी जी। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को इन बातों में नहीं आना चाहिए। तो फिर ये क्या मामला है? सुनील ने पूछा। डॉक्टर बोला, मुझे ये डबल पर्सनैलिटी का केस लग रहा है। डबल पर्सनैलिटी का क्या मतलब? अधेड़ आदमी का पूरा चेहरा सवालिया निशान बन गया था। कभी कभी आदमी खुद को वो बताने लगता है जो वो नहीं होता, डॉक्टर कजारिया कहता चला जा रहा था। ऐसा तब होता है जब वो आदमी की पर्सनैलिटी पर उस आदमी की पर्सनैलिटी हावी हो जाती है जो वो खुद को बता रहा होता है, और वो खुद को दूसरा आदमी सिर्फ बता ही नहीं रहा होता बल्कि समझ भी रहा होता है। मेरे ख्याल से आनंद की पर्सनैलिटी पर किसी काले खां की पर्सनैलिटी हावी हो गई है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा डॉक्टर अंकल कि आप ये क्या कह रहे हैं। राजीव अब भी गुस्से में नजर आ रहा था। मैंने पहले कभी ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना। तुमने भले ही ना सुना हो, मगर मैंने ऐसे केस अपनी आंखों से देखे हैं। कजारिया के होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो राजीव के कथन को बचकाना समझता हो। बल्कि यदि ये कहूं तो ज्यादा मुनासिब होगा
कि मैंने ऐसे कई केस हैंडल किए हैं। हजार आशंकाओं से घिरी आराधना ने पूछा, तो क्या आनंद अब कभी खुद को आनंद नहीं समझेगा? समझेगा क्यों नहीं? लेकिन लेकिन ऐसे केस काफी टिपिकल होते हैं। मतलब? ऐसे शख्स को उसकी अपनी पर्सनैलिटी में वापस लाने के लिए लंबे इलाज से गुजारना पड़ता है, जिस पर कोई दूसरी पर्सनैलिटी कब्जा जमा के बैठी हो। उसके लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। उस किस्म के उतावलेपन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस किस्म का उतावलापन तुम लोग दिखा रहे हो, इससे नुकसान हो सकता है। जो ठीक समझो वो करो, अधेड़ आदमी ने कहा। हमें आनंद वापस चाहिए, उसके बगैर आराधना। कुछ देर के लिए आप सब कमरे से बाहर चले जाएं। उसने अधेड़ की बात को पूरा होने का मौका नहीं दिया। मैं अकेले में इससे बात करना चाहूंगा। राजीव बोला, अगर इसने होश में आते ही वैसी हरकतें शुरू कर दी जैसी सोकर उठते ही की थी तो? डॉक्टर कजारिया बोले, मुझे ऐसे मरीजों को हैंडल करना आता है। कुछ देर बाद कजारिया के अनुरोध पर वो सभी बाहर चले गए। कजारिया ने अंदर की तरफ से दरवाजे की चटकनी चढ़ाई, वापस बेड के नजदीक आया और साइड टेबल पर रखे जग से थोड़ा सा पानी लेकर काले खां के चेहरे पर छपाके मारे। काले खां ने ये नहीं जताया कि वो पहले ही होश में आ चुका था। कराहों के साथ इस तरह आंखें खोली जैसे उसके पानी के छपके मारने के कारण ही होश में आया हो। कजारिया ने पूछा, अब तुम कैसे हो मिस्टर काले खां? काले खां? हाँ, मैं काले खां ही हूं। कहने के साथ वो तेजी से उठ बैठा। वो लोग मुझे आनंद क्यों कह रहे थे? उन्हें भ्रम हो गया था। वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्या करते हो, बिजनेस या सर्विस? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। क्या तुम्हें अपने साथ घटी आखिरी घटना याद है? काले खां ने अपने जहन पर जोर डाला और फिर उसके चेहरे पर खौफ और आश्चर्य के भाव आते चले गए। वो लगभग चीख पड़ा था। ओह माय गॉड, मैं तो मर चुका हूं। वो करीब 25 बाई 25 का गोल हॉल था। गुंबदाकार छत, 40 फुट ऊपर। गुंबद के सेंटर में लगे लोहे के कुंदे में एक बहुत बड़ा फानूस झूल रहा था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी हुई थी और आठों दिशाओं में बड़ी बड़ी और गहरी अलमारियां बनी हुई थीं। उन अलमारियों पर पारदर्शी कांच के दरवाजे थे और दरवाजों के पार थीं सभी देवियों की बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां। वहां महालक्ष्मी विराजमान थीं। ये वही जगह है जहां अंगद और चंडिकामृत बैठकर बातें कर रहे हैं। चंडिकामृत ने अंगद को महामृत्युंजय का यंत्र और मंत्र दिया। उसके बाद चंडिकामृत की आंखें शून्य में स्थिर हो गईं। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ देख रहे हो और फिर यूं बोले जैसे स्वप्न में बोल रहे हो। तुम्हारे साथ एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जिसके कारण कपाली तुम्हारी जान नहीं ले सकती। अंगद ने उत्सुक होकर पूछा, वो कौन है महाराज? वक्त आने पर खुद पता लग जाएगा। महाराज टाल गए, मगर तभी उनके चेहरे पर बुरी तरह चौंकने के भाव उभरे। मुंह से शब्द फिसले, अरे, पुलिस का एक्सीडेंट हो गया। कौन सी पुलिस जीप का? अंगद उछल पड़ा। उसमें जीप का ड्राइवर काले खां, राजपाल और नंदिनी थे। बड़ा भीषण एक्सीडेंट है। जीप एक ट्रक से टकराने के बाद काफी ऊंचाई तक हवा में उछल गई है। और बताइए महाराज, वहां क्या हो रहा है? बुरी तरह अंगद बेचैन था। चंडिकामृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वो बड़बड़ा उठे, अंधकार, अंधकार, अंधकार। क्या मतलब महाराज? अब हम कुछ नहीं देख सकते। पर क्यों महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पल पहले आप सब देख रहे थे और अब कुछ नहीं देख सकते? वो निराशा भरे स्वर में बोले, हमने पहले ही कहा था, उसके पास हमसे ज्यादा शक्तियां हैं। तो क्या आपको कपाली नहीं देखने दे रही? उसने हमारी दिव्य दृष्टि के समक्ष अंधकार फैला दिया है। अंगद को अगला प्रश्न न सूझा। थोड़े अंतराल के बाद चंडिकामृत ही बोले, परंतु ये स्पष्ट हो गया कि कपाली उन्हें सरिता के पास नहीं पहुंचने देना चाहती। एक बार फिर अंगद को कहने के लिए कुछ न सूझा, पर अंगद, वो पुनः बोले, तुम उस ओर से अपना ध्यान हटा लो। तुम्हारा सबसे पहला काम है महामृत्युंजय यंत्र और मंत्र को जल्दी से जल्दी रिम्पी के पास पहुंचाना। जी, और लो, ये भी लो।
कहने के साथ उन्होंने एक बार फिर अपनी मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी थी। अंगद समझ न सका कि इस बार वो उसे क्या देने वाले हैं, मगर अपार श्रद्धा के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इस बार जो चंडिकामृत की मुट्ठी खुली तो चांदी का बना एक सुंदर ताबीज उसके हाथ पर आ गिरा। वो काले धागे में बंधा था। चंडिकामृत ने उत्तेजित स्वर में कहा, महामृत्युंजय मंत्र और यंत्र को इस ताबीज में बंद करके अपने गले में डाल लो, ताकि रास्ते में कहीं खो न सके, और जितनी जल्दी हो सके रिम्पी के पास पहुंचो। इस वक्त इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रिम्पी के गले में ताबीज डालने के बाद तुम्हें लौट कर यहीं आना है अंगद। बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। वो सब सीखे बगैर कपाली से नहीं टकरा सकोगे। ठीक है महाराज। अंगद ने जल्दी से यंत्र मंत्र को ताबीज में बंद किया, उसे अपने गले में डाला और चंडिकामृत के चरण स्पर्श करता हुआ बोला, मैं चलता हूँ। अंगद दौड़ता हुआ चंडिकाश्रम के बाहर निकला। उसी के साथ निकली थी उसकी बहन सुकन्या की आत्मा, मगर वो उसे देख नहीं सकता था। अंगद पार्किंग में खड़ी इमरान हाशमी की उस कार के करीब पहुंचा जो इस वक्त भी उसके पास थी। जल्दी चलो, कहते हुए अंगद ने झटके से गेट खोला और पिछली सीट पर जा गिरा। उसका वाक्य खत्म होने से पहले ही न केवल गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, बल्कि असलम नामक ड्राइवर उसे आगे बढ़ा चुका था। दोनों में से किसी को भी बाल बराबर भी एहसास नहीं था कि बगैर शरीर वाली सुकन्या की आत्मा भी गाड़ी में मौजूद है। अंगद लगातार गाड़ी तेज चलाने के लिए कह रहा था और असलम वैसा ही कर रहा था। उस वक्त रात के करीब 10 बजे थे जब गाड़ी अजीब से तरीके से झटके खाने लगी। अंगद ने बेचैन स्वर में पूछा, क्या हुआ? शायद पंचर, असलम ने कहा। पंचर? अंगद के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे बम फटने के बारे में सुना हो। माय गॉड, अब क्या होगा? असलम ने गाड़ी की रफ्तार कम करके उसे फुटपाथ पर उतारने के साथ कहा, स्टेपनी है सर मेरे पास। अंगद दरवाजा खोलकर बाहर निकला। असलम भी बाहर निकल चुका था। दोनों गाड़ी के टायर चेक करने लगे। अंगद ने कहा, पीछे दाईं तरफ वाला है, इसमें भी पंक्चर है। कहने के साथ असलम ने उसी साइड के अगले पहिए में ठोकर मारी थी। दोनों में कैसे हो सकता है? क्या बताऊं सर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर स्टेपनी तो एक ही होगी, जाहिर है। अंगद पर कुछ कहते न बन पड़ा। जहन में तूफान सा चल रहा था। जी चाह रहा था उड़े और रिम्पी के पास पहुंच जाए, मगर ऐसी अड़चन आ गई थी जिसका कोई हल नहीं सूझ रहा था। अंगद ने दांत किटकिटाते हुए दाएं हाथ का घूंसा बाईं हथेली पर मारते हुए कहा, सोचो असलम, कुछ सोचो। क्या सोचूं सर, यहाँ दूर दूर तक कोई ये बताने वाला भी तो नहीं है कि आसपास पंक्चर लगाने वाले की दुकान कहाँ है। तभी एक गाड़ी फराटा भरती उनके करीब से गुजरी। अंगद के दिमाग में ख्याल उभरा कि क्यों न किसी से लिफ्ट लेकर मुंबई पहुंचा जाए, और फिर ये ख्याल उसे जमता चला गया। मुंह से निकला, असलम। यस सर। अगर मैं किसी से लिफ्ट लेकर मुंबई पहुंच जाऊं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है सर, जल्दी है तो आप निकल सकते हैं, मैं पंक्चर लगवाकर पहुंच जाऊंगा। थैंक यू असलम, थैंक यू। अंगद के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। उसे रोकने की धुन में अंगद सड़क के बीचों बीच पहुंच गया और दीवानावार दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर क्रॉस की शक्ल में हिलाने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार से चली आ रही थी, मगर अंगद ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। वो उसी तरह हाथ हिलाता रहा और फिर टायरों के सड़क पर घिसटने की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। शायद गाड़ी के चालक ने सड़क के बीचों बीच खड़े अंगद को देख लिया था और उसने जोर से ब्रेक मारे थे, परंतु स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी सड़क पर घिसटती हुई अंगद की तरफ बढ़ी। असलम को ये कहते हुए उसे पकड़कर खींचना पड़ा, क्या कर रहे हैं सर, वो आपको कुचल देगी। लाल रंग की फरारी काफी दूर तक घिसटती चली जाने के बाद रुकी। अंगद उसकी तरफ दौड़ा। आत्मा अंगद के साथ चली। अंगद फरारी के करीब पहुंचा और बाईं तरफ वाली विंडो पर झुककर हांफता सा बोला, लिफ्ट प्लीज। ऐसा कहने के साथ ही उसने बदबू का भभका अपने नथनों से गुजरकर जहन को अपनी जकड़न में लेता महसूस किया था। फरारी के अंदर से आ रही बदबू ऐसी थी जैसे सड़ी हुई लाश से उठ रही हो। उस वक्त अंगद अपने जहन को बदबू से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहा था जब एक ऐसी आवाज कानों में टकराई
जैसे टीन की पत्ती को पत्थर पर रगड़ा गया हो। तुम तो अपने साथ साथ मुझे भी मरवा डालते। लिफ्ट मांगने का ये कौन सा तरीका है? सॉरी, अंगद के मुंह से निकला। मुझे मुंबई पहुंचने की बहुत जल्दी है, इसीलिए गलती हो गई। गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन हुई। अंगद ने देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठे करीब 30 वर्षीय युवक का चेहरा ऐसा था जैसे उस पर सफेद पेंट किया गया हो। वो काले कांच का चश्मा पहने हुए था और जिस्म पर काले कपड़े का ऐसा लवादा जिसने उसके सिर तक को ढक रखा था। उसे देखकर अंगद के ही नहीं, गाड़ी की विंडो पर पहुंच चुके असलम के मुंह से भी बोल न फूट सका। गाड़ी से निकलकर उसके नथनों में भी बदबू का भभका घुस गया था। टीन की पत्ती के पत्थर पर रगड़ने जैसी आवाज पुनः उसके कानों में टकराई। जल्दी तो मुझे भी है, इसीलिए इतनी तेज गाड़ी चला रहा था। पूरी ताकत के ब्रेक लगाने के बाद भी नहीं रुकी। अंगद को उसकी आवाज, उसका हुलिया और रात के वक्त काला चश्मा पहनकर ड्राइविंग करना सब कुछ खटका था, मगर फिर भी स्वार्थवश पूछ लिया, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? कहाँ जाना है? जाना तो विले पार्ले, पर मुंबई में जहां भी छोड़ देंगे चलेगा। मैं वहां से टैक्सी पकड़कर विले पार्ले चला जाऊंगा। बैठो। नहीं अंगद, नहीं। चीखती हुई सुकन्या की आत्मा ने अंगद को फरारी से परे धकेला। इस गाड़ी में मत बैठो। मगर न तो अंगद ने कोई आवाज ही सुनी थी और न ही उसके स्पर्श को अपने जिस्म पर महसूस किया। उसने तो असलम के विरोध को भी दरकिनार कर दिया था। उस असलम के विरोध को जिसने अंगद का हाथ ऐसे अंदाज में दबाया था जैसे फरारी में न बैठने के लिए कह रहा हो। मगर अंगद ने उस पर ध्यान देकर भी ध्यान नहीं दिया और झट से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया ही था कि असलम फुसफुसाते स्वर में कहे बगैर न रह सका। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। क्यों, क्या हुआ? ये बदबू कैसी है? गाड़ी के अंदर कहीं शायद कोई चूहा मरा पड़ा है, अंगद से पहले उस विचित्र आदमी ने कहा। झूठ! आत्मा चिल्लाई, मगर व्यर्थ। किसी ने कुछ नहीं सुना। असलम ने यह जरूर कहा, आपके चेहरे पर पेंट? एलर्जी है, उसी की दवा लगी है। चलिए ना प्लीज, अंगद बोला। रहस्यमय व्यक्ति ने बटन दबाकर विंडो का कांच ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर सुकन्या की आत्मा उससे पहले ही गाड़ी के अंदर पहुंच चुकी थी। वो अब भी बार बार अंगद से कह रही थी कि तुम्हें इस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अंगद सुने तब ना। काले खां की बात सुनकर डॉक्टर कजारिया बुरी तरह चौंका था। मुंह से निकला, क्या कहा तुमने? तुम मर चुके हो? हाँ डॉक्टर, हाँ, मैं सचमुच मर चुका हूं। ये शब्द कहते वक्त काले खां की हालत पागलों जैसी थी। ऐसा हुआ कैसे? काले खां ने बदहवास अवस्था में कहा, हमारा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट भी बड़ा अजीब था। वो औरत सिर्फ ड्राइवर को नजर आई थी, मुझे और किसी को भी नजर नहीं आई। कौन औरत? तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज थोड़ा आराम से बताओ। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में मैंने एक से एक जटिल केस हल किए हैं, लेकिन वो केस सबसे अजीब था। काले खां एक बार शुरू हुआ तो सब कुछ बताता चला गया। ये भी कि शालू ने किस तरह अंकुर को किडनैप किया था, ये भी कि उसे और राजपाल को किस तरह नंदिनी के शालू होने पर शक था, और ये भी कि जब उन्होंने धनपत और अखिल से नंदिनी की शिनाख्त कराने की कोशिश की तो वो कितने रहस्यपूर्ण तरीके से मारे गए। इतना बताने के बाद उसने आगे कहा, उसके बाद हम नंदिनी को उसकी शिनाख्त कराने के लिए सरिता के पास ले जा रहे थे, जबकि राजपाल इस बात के जरा भी फेवर में नहीं था। जीप में मैं, राजपाल, ड्राइवर और नंदिनी थे। जीप हवा से बातें कर रही थी। राजपाल ने कांपते स्वर में कहा, मेरी बात मान जाओ सर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये तो जानते बूझते किसी की जान लेने के बराबर है। मैं गुर्राया था। तू अपनी बकवास बंद नहीं करेगा? मैं जो कह रहा हूं उसे आप बकवास कैसे कह सकते हैं सर? आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि। राजपाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मेरे साथ धनपत के बंगले पर चलना है तो जीप में बैठ, नहीं चलना है तो वहीं रह जाना था। अब बैठ ही गया है तो चुपचाप बैठा रहे, एक भी लफ्ज मत बोल। मैं इस हरामजादी को इसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। जीप की पिछली सीट पर बैठी नंदिनी के हलक से जैसे अंगारे निकले थे। ये गाली तुमने किसे दी इंस्पेक्टर? तुझे।
मैंने भन्नाए हुए लहजे में कहा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तेरी धमकियों से राजपाल डर सकता है, मैं नहीं। गुस्से की ज्यादती के कारण उस वक्त मुझ पर उसके सौंदर्य का जादू बेअसर था। मैं कहता चला गया, ये इसीलिए खौफजदा है क्योंकि इसका ख्याल है कि धनपत और अखिल की हत्याएं तूने अपनी अलौकिक शक्तियों से की हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। तुम क्या मानते हो? नंदिनी ने मुझे घूरा था। वो दोनों मौत इत्तेफाक के अलावा और कुछ भी नहीं थी। नंदिनी ने सपाट लहजे में कहा। मैं भी यही मानती हूं। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बला की खूबसूरत नंदिनी दास बहुत ही आकर्षक अंदाज में मुस्कुराई थी। उस मुस्कान को देखकर मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई, मगर फिर भी कड़े लहजे में बोला, मतलब? राजपाल एक कमजोर दिमाग का शख्स है। ये जो सोच रहा है वो पागलपन है। मेरे पास अलौकिक शक्ति नहीं है। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। वो मौत इत्तेफाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। मगर मगर ये तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, बल्कि मानना चाहिए कि अखिल का खात्मा किसी आम इंसान ने नहीं किया। उसे किसी पहुंचे हुए तांत्रिक ने काले जादू के इस्तेमाल से मारा है। पर क्यों? राजपाल बोल उठा। किसी तांत्रिक ने ऐसा क्यों किया? वो भी तब जब हम तुम्हें शिनाख्त के लिए ले गए थे उसके पास। इस सवाल का जवाब तुम्हारे इंस्पेक्टर को तलाशना है। एक बार फिर उसने मुझे चेतावनी दी थी। बहरहाल सरकार इन्हें इन्हीं किस्म के सवालों के जवाब तलाशने की तनख्वाह देती है। वही कर रहा हूं, इसलिए तुझे धनपत के बंगले पर ले जा रहा हूं। मैं अपने दिमाग को गुस्से से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। सरिता जरूर शिनाख्त करेगी कि तू ही शालू है। अगर उससे भी कुछ हो गया तो मैं सन्न रह गया। तब तो तुम भी वही सोचने लगोगे जो राजपाल सोच रहा है कि मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति है। मैं उसी शक्ति से ऐसे हर शख्स को मौत के घाट उतारती जा रही हूं जिसने मेरी शिनाख्त कराने की कोशिश की जाती है। एक सेकंड को तो मैं उसके शब्द सुनकर सकपका ही गया था, मगर अगले ही पल संभल कर बोला, मैं तब भी ये नहीं मान सकता, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां नहीं हो सकती। थैंक गॉड, मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूं कि वो अभी तक तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल सही पटरी पर डाले हुए है। नंदिनी अजीब से लहजे में कहती चली गई, यदि तुम भी राजपाल की तरह सोचने लगते तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। जिस इंसान के पास कोई अलौकिक शक्ति न हो, उस पर अगर कोई ये इल्जाम लगा दे कि तुम तो इन शक्तियों से कत्ल कर रहे हो, तो उसके लिए खुद को बेगुनाह साबित करना एक तरह से नामुमकिन ही हो जाए। ऊपर वाले की मेहर है कि तुम्हारे रहते मैं से किसी जंजाल में फंसने वाली नहीं हूं। मैंने उसे ये जानने की मंशा से घूरा कि उसने ये सब व्यंग में कहा था या सामान्य स्वर में, मगर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। तभी जीप का हूटर बहुत जोर से बजा और बजता ही चला गया, क्योंकि ड्राइवर उससे हाथ नहीं हटा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए झल्लाकर कहा, क्या कर रहा है? वो सड़क से हट ही नहीं रही है साहब। बुरी तरह आतंकित ड्राइवर अब भी हूटर बजाए चला जा रहा था। मैंने खाली पड़ी सड़क को देखते हुए पूछा, कौन? वो औरत। कौन औरत? सड़क पर तो कोई नहीं है। वो सामने से आ तो रही है साहब। अरे उसे सुना ही नहीं दे रहा। घबराई हुई अवस्था में वो लगातार हूटर बजाए जा रहा था। फिर ब्रेक पैडल पर लगभग खड़ा ही हो गया और स्टीयरिंग को तेजी के साथ इस तरह बाईं तरफ घुमाया जैसे सड़क पर मौजूद किसी को बचाने की कोशिश में वो सब किया हो। और मेरी क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है के बीच सड़क पर घिसटती हुई जीप भड़ाक की जोरदार आवाज के साथ सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। एक साथ चारों की आवाजें गूंजी, क्योंकि जीप हवा में कलाबाजियां खा रही थी। मैं सीट से उछलकर हवा में तैर गया। जमीन पर आने पर सिर बहुत जोर से एक पत्थर पर टकराया। उसके बाद मैं गहरी खाई की तरफ लुढ़कता चला गया था। मुझ में इतनी ताकत बाकी नहीं थी कि मैं अपने जिस्म को खाई की तरफ लुढ़कने से रोक सकता। एक पेड़ से टकराया और उसके मोटे तने के साथ अटक कर रह गया। फिर एक झटका सा लगा। मैं अपने जिस्म से बाहर निकल आया। जिस्म से बाहर निकल आए? हाँ, अब मुझे किसी किस्म का दर्द का एहसास नहीं था। मेरे उस जिस्म में भी कोई हलचल बाकी नहीं बची थी, जिसे अपने सामने पड़ा देख रहा था। उसके बाद खुद पर मेरा काबू न रहा।
मैं तिनके की तरह हवा में उड़ने लगा। मुझे बताओ, आगे क्या हुआ? डॉक्टर कजारिया बोले। मेरा शरीर वहीं पड़ा रह गया था, मगर महसूस किया कि हवा में उड़ता हुआ मैं बड़ी आसानी से खाई के ऊपर, यानी उस सड़क पर आ गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा, चकनाचूर हुई जीप एक तरफ औंधी पड़ी थी। जिस ट्रक से जीप टकराई थी वो भी वहीं था। जीप की टक्कर से उसका अगला हिस्सा पिचक चुका था। वो एक खंभे में धंसा हुआ था। उसके ड्राइवर क्लीनर को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। वो ट्रक के केबिन में फंसे हुए थे और उस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे थे। कजारिया ने पूछा, तुम्हारा ड्राइवर, राजपाल और नंदिनी? मैंने उन्हें भी देखा। कहते वक्त काले खां की आंखें इस तरह शून्य में स्थिर थीं जैसे इस वक्त भी वो उन्हीं दृश्यों को देख रही हूं। वो तीनों सड़क पर अलग अलग दिशाओं में पड़े करहा रहे थे। तीनों ही जख्मी थे, कोई कम कोई ज्यादा। सबसे कम चोटें नंदिनी को लगी थीं, उससे ज्यादा राजपाल को और उससे ज्यादा ड्राइवर को। मैंने मदद के लिए उनकी तरफ बढ़ना चाहा, परंतु मैं ऐसा कर न सका। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मैं रुई के किसी बहुत ही छोटे टुकड़े की तरह हवा में तैर रहा था। उसके बाद सबसे पहले वहां एक सफारी पहुंची। सड़क का हाल देखकर रुकी। उसमें से 5 लड़के निकले। उन्होंने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला। मेरे ड्राइवर, राजपाल और नंदिनी की मदद के लिए आगे बढ़े। उनमें से एक ने अपने मोबाइल से पुलिस को फोन किया, दूसरे ने सिटी हॉस्पिटल को। मेरे देखते ही देखते वहां दोनों तरफ से आने जाने वाले गाड़ियों की भीड़ लग गई। कजारिया ने पूछा, मतलब उस एक्सीडेंट में तुम्हारे अलावा और किसी की मौत नहीं हुई थी? नहीं, काले खां ने बताया। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई और सिटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मेरे ड्राइवर, राजपाल और नंदिनी को एम्बुलेंस लेकर सिटी हॉस्पिटल जा पहुंची। तुम्हें कैसे पता कि वो सिटी हॉस्पिटल ही गई थी? क्योंकि अब दुनिया की कोई ताकत मुझे कहीं भी पहुंचने से रोक नहीं सकती थी। हवा में उड़ता हुआ मैं एम्बुलेंस के पीछे पीछे गया था। मैंने ऑपरेशन थिएटर में उनका इलाज होते ही नहीं, हॉस्पिटल के कमरों में शिफ्ट होते हुए भी देखा। मुझे अब भी याद है, ड्राइवर को रूम नंबर 104 में रखा गया है, राजपाल को 110 में और नंदिनी का रूम नंबर 125 है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं अपने काबू में नहीं था। मुझे नहीं मालूम जाने कहाँ कहाँ से उड़ता हुआ मैं इस बेडरूम में आ गया। बेड पर एक लड़की और एक जवान लड़का सोया हुआ था। जाने मेरे अंदर ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं इस लड़के के जिस्म के अंदर घुस सकता हूँ, और मैंने वैसा ही किया। मैं उस लड़के के अंदर घुस गया। ऐसे लगा जैसे मैं सो गया हूँ। कुछ देर पहले मेरी बगल में सोई लड़की ने जगाया। अब मैं जानता हूँ कि उस लड़की का नाम आराधना है और जिस जिस्म में मैं इस वक्त हूँ उसका नाम शायद आनंद है। ओह माय गॉड! अब मैं समझा कि वो मुझे आनंद क्यों कह रहे थे। मेरा जिस्म कैसे बदल गया? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी आत्मा ने जिस्म चेंज कर लिया है। मगर जो कुछ मैंने बताया उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता कि मरने के बाद मेरी आत्मा इस जिस्म में क्यों आ गई है, और मैं खुद को अभी भी आनंद नहीं, काले खां महसूस कर रहा हूं। कजारिया को लगा कि अब उसके पास काले खां या आनंद से पूछने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। वो बोले, क्या तुम मुझे जानते हो? इससे ज्यादा नहीं कि आप एक डॉक्टर हैं। मैं साधारण बीमारियों का इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को हिप्नोटिज्म करके उनकी ऐसी बीमारियों का पता लगाने और फिर उनका इलाज करने में माहिर हूँ जिनका पता साधारण मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से नहीं लग पाता। अपनी मशीन पर लिटाने के बाद मैं लोगों को उनके पूर्व जन्मों तक में ले जाता हूँ। मैं उन बीमारियों तक का पता लगा लेता हूँ जो कई जन्मों से मरीज का पीछा कर रही होती हैं। मुझे यहाँ से जाना है। ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये हकीकत उन्हें स्वीकार करनी ही होगी कि अब मैं उनका आनंद नहीं बल्कि काले खां हूं। कम से कम तुम्हारे समझाने से वो इस हकीकत को समझेंगे नहीं, बल्कि यही समझते रहेंगे कि ये सारा नाटक तुम आराधना से पीछा छुड़ाने के लिए कर रहे हो। तो मैं क्या करूं? अब जो करना है तुम्हें नहीं, मुझे करना है। आपको? मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगा कि तुम आनंद नहीं काले खां हो। एकाएक काले खां का पुलिस इंस्पेक्टर वाला दिमाग सक्रिय हो गया। उसने शक भरी नजरों से
कजारिया को घूरते हुए देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम मेरे लिए रिसर्च की चीज हो। रिसर्च? अपने एक्सपीरियंस के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा चमत्कारी मानव कहाँ जाकर किस तरह क्या क्या करता है। इसके लिए तुम्हें खुली हवा में छोड़ना जरूरी है, जबकि ये लोग तुम्हें इस बंगले में कैद करके रख देंगे। एक बार फिर काले खां की पलकें सिकुड़ गई थीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप यहां से निकलने में मेरी मदद करेंगे? बेशक। कैसे? मैं डॉक्टर ही नहीं, अनिल कश्यप का दोस्त भी हूं। कौन अनिल कश्यप? आराधना, संजीव और सुनील के पिता। ओह। वो एक डॉक्टर के नाते भी और दोस्त के नाते भी मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिला दूंगा कि इस वक्त तुम आनंद नहीं बल्कि काले खां हो, और अपने आनंद को वापस पाने के लिए उन्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मैं उनके दिलों में ये डर भी बैठा सकता हूँ कि अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया तो अपने आनंद को वो हमेशा के लिए खो सकते हैं। मगर इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ? मैं बाहर जाऊंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम खामोशी के साथ इसी कमरे में रहोगे। कोई शोर शराबा बखेड़ा करने की कोशिश नहीं करोगे। काले खां ने उसे ऐसे अंदाज में देखा जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि वो सच बोल रहा है या कोई चाल चल रहा है। फिर उसकी नजर कमरे में खुली हुई खिड़की पर पड़ी और बोला, यदि आप मुझे यहां से निकालने का वादा कर रहे हैं तो मुझे कोई बखेड़ा करने की क्या जरूरत है। डॉक्टर कजारिया बोले, ओके, मैं उन्हें समझाने जा रहा हूं, तब तक तुम आराम से इस कमरे में रहो। काले खां कुछ नहीं बोला। कजारिया जैसे ही कमरे के बाहर गया और काले खां ने बाहर की तरफ से दरवाजे का डंडाला बंद होने की आवाज सुनी, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, गधा। वो तेजी से खिड़की की तरफ लपका और ये देखते ही झूम उठा कि लॉन की तरफ वाली जमीन खिड़की की चौखट से केवल 5 फुट नीचे थी। इसका मतलब वो आसानी से वहां से कूद सकता था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए डायन का अगला भाग और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा।